Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about reliability and validity. आप डिस्कस करेंगे reliability और validity को, जो हम रिसर्च पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में से, और रिसर्च आपका पेपर 2 में भी आपका सिलेबस है रिसर्च में, एजुकेशन पेपर के लिए भी और कॉमर्स में भी रिसर्च है. तो ये जो टॉपिक है ये कॉमन है पेपर 1, पेपर 2 एजुकेशन एंड पेपर 2 कॉमर्स. तो उन सब के लिए कॉमन टॉपिक है और बहुत क्वेश्चंस आते हैं. ज़्यादा क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में आ जाते हैं इससे, इस पर्टिकुलर टॉपिक से, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. देखिए रिसर्च हम डिस्कस कर रहे हैं. रिसर्च में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का क्या रोल है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन अब बहुत डीप आते हैं. आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंसेप्ट के बारे में, इसलिए इन टॉपिक को हम डीपली डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. सबसे पहले बात करते हैं हम वैलिडिटी की. वैलिडिटी है मीन्स एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च. कि एक्यूरेसी दैट मीन्स जिस पर्पस के लिए, जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने कोई भी रिसर्च की है या कोई भी वो काम किया है, तो उस पर्टिकुलर पर्पस को वो सेटिस्फाई करे. ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे हैं हम एक्यूरेसी की. एक्यूरेसी है मीन्स कि 100% एक्यूरेट होनी चाहिए आपकी रिसर्च. किसी भी तरीके की बायसनेस ना हो. ये क्वेश्चन का पार्ट है आपका पेपर 1 का कि बायसनेस, नो बायसनेस. तो बायसनेस ना हो, तो ये वैलिडिटी का पार्ट आएगा या रिलायबिलिटी का. दिस इज अ पार्ट ऑफ वैलिडिटी. एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आफ्टर दिस रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कंसेप्ट को समझने के बाद. वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर. वैलिडिटी क्या है? द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर, जो हम मेजर करना चाहते हैं, व्हाट इज सपोज टू मेजर, जो हम मेजर करना चाहते हैं वही आपने मेजर करना है. ठीक है, अब इसको 3 टाइप से आप कर सकते हैं. द फॉर्म ऑफ द टेस्ट, द पर्पस ऑफ द टेस्ट एंड द पॉपुलेशन फॉर whom इट इज टू इंटेंडेड. कि टेस्ट की फॉर्म क्या थी, उसका पर्पस क्या था, और पॉपुलेशन और सैंपल. मैंने आपको 2 कंसेप्ट समझाए थे कि पॉपुलेशन जिसमें से आपको सैंपल लेना है. एक सैम्पलिंग की क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको पॉपुलेशन कंसेप्ट समझाया था. इसका बेस्ट एग्जांपल यही है कि आप अपना ब्लड का सैंपल जब टेस्ट करवाते हैं किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी डायग्नोस टेस्ट के लिए, तो आपका जो बॉडी टाइप है उसमें जो ब्लड है दैट इज पॉपुलेशन. यू आर टेकिंग सैंपल फ्रॉम दैट पार्ट, दैट इज योर सैंपल. दैट मीन्स पॉपुलेशन अगर 100 है और आपने एक छोटा सा सैंपल 10 सैंपल ले ली, दैट रिप्रेजेंट दी पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन हियर मीन्स कि जिसमें से आप सैंपल कंडक्ट करते हैं तो उसको वो रिप्रेजेंट भी करना चाहिए. क्लियर. अब इसका एग्जांपल लेते हैं वैलिडिटी का. कि वैलिडिटी हम बोलते हैं कि एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च, कि वैलिड होना चाहिए और जिस पर्पस के लिए बनाया गया. अब हम एजुकेशन एस्पेक्ट से अगर एग्जांपल लो, तो मान लीजिए आप पर्सनैलिटी पे रिसर्च कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी आपका रिसर्च का टॉपिक है, आप पीएचडी कर रहे हैं, या आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं. यू कैन टेक मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आप इंटेलिजेंस जैसे टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं. तो जो आप चीज़ें उसमें फाइंड आउट करेंगे उनकी क्या एक्यूरेसी है, वो वैलिड आप तभी कहेंगे कि जो चीज़ें आपने निकल कर लाई. ऐसा तो नहीं है कि आप इंटेलिजेंस पे टेस्ट कर रहे हैं और आपने डेटा दे दिया है मोटिवेशन का, या आपने डेटा दे दिया है पर्सनैलिटी का, तो वो उसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. दैट मीन्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स अब से आप वैलिड नहीं कहेंगे. मतलब जिस पर्पस के लिए आप कोई भी चीज़ या कोई भी रिसर्च काम कर रहे हैं उसके लिए, तो वो उसे रिप्रेजेंट भी करे. और 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट करे. द फॉर्म ऑफ द टेस्ट, द पर्पस जिस पर्पस के लिए आपने उसे बनाया, द पॉपुलेशन फॉर whom इट इज टू बी इंटेंडेड, किस पॉपुलेशन के लिए, या दैट मीन्स वही आपका जो टॉपिक है उसको वो रिप्रेजेंट करना चाहिए. अब टाइप्स ऑफ वैलिडिटी जिसमें से क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में, आपकी है 2 टाइप की होगी वैसे तो, कंटेंट एंड क्राइटेरिया. उसी को आगे हम देखते रहेंगे. कंटेंट कि जो कंटेंट है, ठीक है, उससे रिलेटेड, और क्राइटेरिया क्या है, कैसा क्राइटेरिया आपका यूजीसी नेट का क्राइटेरिया क्या है, तो उससे रिलेटेड. जैसे कि आप कुछ भी क्राइटेरिया लेंगे अगर, तो कंटेंट रिलेटेड और क्राइटेरिया रिलेटेड. अब कंटेंट होगा दैट शुड बी अप्रोप्रिएट कंटेंट. जो भी कंटेंट आप ले रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं, अकाउंट्स या कॉमर्स में बात करें, तो आप अगर स्टडी कर रहे हैं अकाउंटेंसी पे या उसके रूल्स पे या उसके प्रिंसिपल पे, दैट मीन्स कंटेंट शुड प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन दैट रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स. ये सब चीजें बताएंगे उसमें. क्राइटेरिया अभी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखते हैं कंटेंट. द फर्स्ट वन इज फेस वैलिडिटी. ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है. व्हाट इट्स एम टू. फेस वैलिडिटी को अगर इजी समझना है कि उसका एम क्या है. फेस वैलिडिटी का मतलब कि जिस पर्पस के लिए आपने बनाया कैसा दिख रहा है,
मान लीजिए आप नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको ये पता था कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, लेकिन आपको टेस्ट जो दिया गया वो सब्जेक्टिव था। या ये एग्जाम्पल भी छोड़िए, आप अपना कोई एग्जामिनेशन दे रहे हैं अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स का या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का, तो आपको पता था कि आज आपका ये पर्टिकुलर एग्जाम है, एक पर्टिकुलर सिलेबस था, उसको आपने स्टडी किया और आप टेस्ट देने गए, अपने एग्जाम देने गए, लेकिन आपको जो पेपर मिला वो आपके सिलेबस से बिल्कुल अलग था। ठीक है, सिर्फ हेडिंग ही थी कि आपका सिलेबस का पार्ट है ये, कि आपका एक पर्टिकुलर रिसर्च का ही अगर मान लीजिए आपका सिलेबस है, लेकिन रिसर्च के क्वेश्चंस नहीं थे उसमें, या रिसर्च से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड कोई कंटेंट नहीं था। तो फेस वैलिडिटी की व्हाट इज एम टू, कि जो चीज के लिए आप गए थे वो क्या वो एम फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, देन वी हैव कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्टिज्म मैंने आपको पहले ही बताया था, कंस्ट्रक्ट मीन्स कुछ बनाना, कुछ कंस्ट्रक्ट कर देना। टेस्ट, डज टेस्ट रिलेट टू द अंडर लाइन थियोरटिकल कंसेप्ट, कि जो आपने कंस्ट्रक्ट, दैट मीन्स जब मैंने आपको इंस्ट्रक्शन मॉडल्स करवाए थे, तो इंस्ट्रक्शन मॉडल्स क्या थे, जिसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं और लर्नर जो होते हैं अपने अकॉर्डिंगली अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करते हैं और फॉलो करके काम करते हैं, आपको जस्ट इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव में क्या है कि थियोरटिकल कंसेप्ट एक हो गया आपका, कि थियोरटिकल कंसेप्ट को पूरा करना है कि नहीं, तभी तो आप उस चीज को बनाएंगे। इसका भी एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने बच्चों की पजल गेम देखी होंगी। आप पजल गेम के साथ एक आपको चिट मिलती है जिसमें बताया होता है कि इस तरीके से आपको ये पजल गेम सॉल्व करनी है, या ब्लॉक्स मिल जाते हैं, जो ब्लॉक्स आप सॉल्व करते हैं बच्चों के साथ, कि आपने टावर बनाना है, उस पर क्रिएटिविटी करनी है, कुछ भी आप कर सकते हैं। दैट मीन्स थियोरटिकल एस्पेक्ट्स आपको इंस्ट्रक्शन दे दी कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो क्या आपकी वैलिडिटी में जब कंटेंट रिलेटेड बात कर रहे हैं तो क्या वो स्टेप्स या थियोरटिकल एस्पेक्ट्स कंप्लीट होते हैं कि नहीं। या आप कोई भी मशीन फिक्स कर रहे हैं अपने घर में और आपको एक मैनुअल मिल गया कि इस फर्स्ट स्टेप है कि इसको फिक्स कीजिए, सेकंड स्टेप है जैसे कि कोई चीज़ असेंबल कर रहे हैं आप, तो उसमें थियोरटिकल एस्पेक्ट की बात होती है कि कंस्ट्रक्ट तब कहेंगे जब वो थियोरटिकल एस्पेक्ट को पूरा करेगा, जिसमें कुछ चीज़ें मेंशन होंगी। और इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है कि आपको जस्ट एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है एंड यू हैव टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो कंटेंट रिलेटेड टू कंटेंट एंड दैट कंटेंट शुड बी अप्रोप्रिएट। फेस वैलिडिटी कि व्हाट इज एम टू, आपको दिख रहा है कि हमने जो काम करना था कि वैसा है या नहीं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कि जिसमें थियोरटिकल एस्पेक्ट्स होंगे आपके। देन वी हैव क्राइटेरिया रिलेटेड। क्राइटेरिया क्या है, रिलेटेड टू रिलेशनशिप टू अदर मेजर्स, कि आप जब हम उस चीज पर्टिकुलर चीज को किसी दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, जैसे कंपैरिजन किया जाता है जब इंडिया की रैंक आई किसी पर्टिकुलर टास्क में और बाकी कंट्रीज को हम कंपैरिजन करते हैं, तो हम क्राइटेरिया बना लेते हैं कि अगर इंडिया 100 पे है तो बाकी किस पोजीशन पे है, तो हम एक क्या मिल जाता है, हमें वैलिड सोर्स मिल जाता है कंपैरिजन का। कंकरेंट, दैट मीन्स एक चीज एक, देखिए करंट तो होता है कि अभी, एंड कंकरेंट एक साथ दो चीजें। दैट मीन्स डज द टेस्ट रिलेट टू एन एग्जिस्टिंग एंड सिमिलर मेजर। ठीक है, एग्जिस्टिंग और सिमिलर कंकरेंट उस एस्पेक्ट को डील कर रहे हैं कि नहीं। प्रिडिक्टिव, जब आप कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो टेस्ट प्रिडिक्ट लेटर परफॉर्मेंस और रिलेटेड क्राइटेरिया। ये जब टेस्ट में आप प्रिडिक्ट करेंगे, मान लीजिए आपके अभी नेट के एग्जाम हुए थे और फुल आपका पूरा 1 महीना तक एग्जाम चले, तो जब आप स्टार्टिंग में जब नेट के जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था आपका 24 सितंबर से, तो जो पहले 3 से 4 टेस्ट हुए नेट के जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, तो हमने एक प्रिडिक्शन लगा ली कि टेस्ट इस तरीके से आ रहा है, कि एग्जाम का पैटर्न ये आ रहा है, रिसर्च से क्वेश्चन आ रहे हैं, आईसीटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, या थियोरटिकल एस्पेक्ट में आपने कुछ सोच लिया तो पेपर 1 को कंपेयर कर लिया, तो प्रिडिक्शन बना लेते हैं हम जब हमारे पास कुछ चीज़ अवेलेबल रहेगी। तो हमने कंपेयर कर लिया कि अपना भी टेस्ट इस तरीके से आ सकता है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत वीडियोस आई थी कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो क्या थी, प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है, तो आपकी वैलिडिटी जो आपकी एक्यूरेसी को जज करे, आपकी एक्यूरेसी को बताए, और आपने वैलिडिटी से एक ही कीवर्ड याद रखना है, दैट शुड बी योर वर्ड एक्यूरेसी, कि आपने एक्यूरेसी देखनी है। और अगर टाइप्स की बात करें तो कंटेंट रिलेटेड, क्राइटेरिया रिलेटेड, और फेस वैलिडिटी, उसके बाद कंकरेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट एंड प्रिडिक्टिव। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स हो गए। अब इसमें कंपैरिजन भी करेंगे। नाउ वी हैव रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी, कि आप कहेंगे किसी भी पर्टिकुलर चीज को रिलायबल है कि नहीं। आप किसी कोचिंग सेंटर में गए और आपने कोचिंग ली और यू विल गेट 90% मार्क्स। ठीक है, आपके 90% मार्क्स आ जाएंगे ऐसा उन्होंने बोला और आ भी गए। अब कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसको आपने रेफर कर दिया कि आप भी जाइए और आपके भी मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन उसके नहीं आए।
फिर थर्ड या फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे करके स्टूडेंट्स गए, उनके भी नहीं आए, तो उसे हम रिलायबल सोर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि एक की मार्क्स आ गए और बाकियों के नहीं आए, तो आप नहीं बोलेंगे कि वो जो सोर्स था वो रिलायबल था। रिलायबल मीन्स कंसिस्टेंसी, लगातार एक ही कंसिस्टेंसी तरीके से उसे आप जिस भी चीज़ के लिए आप कर रहे हैं वो रिलायबल सोर्स हो। जैसे मान लीजिए सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं या ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इसका एग्जाम्पल है कि नेट का एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि आंसर की है कि ABCD में से एक ऑप्शन सही है। सब्जेक्टिव होता तो कोई एग्जामिनर कितने मार्क्स देता उस पर्टिकुलर टेस्ट में, कोई एग्जामिनर कितना, तो वो वैरी कर सकता था। लेकिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, आपको पता है रिलायबल सोर्स है, एक ही आंसर की है, सभी को उसी आंसर की के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, तो रिलायबल सोर्स है कि जो आपकी चेकिंग हो रही है दैट शुड बी रिलायबल, क्योंकि कंसिस्टेंसी वही है, ठीक है, कंसिस्टेंसी वही आएगी उसकी। So reliability means consistency. Reliability is the degree to which a test consistently measure whatever it is measure. जो भी आप measure कर रहे हैं उसमें consistency आएगी, same result आएगा. When a measurement procedure yields consistent score, when the phenomena being measured is not changing, जबकि आपका phenomena जो होगा measuring का वो change नहीं हो रहा, तो आपका same score आएगा. डिग्री टू विच स्कोर आर फ्री ऑफ मेजरमेंट एरर, कि किसी भी टाइप का मेजरमेंट एरर नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 का जो पार्ट है ये, कि पेपर 1 में आ चुका है क्वेश्चन। कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट आपने याद रखना है, किसके लिए? रिलायबिलिटी के लिए। इसके दो सोर्सेज हैं, दो टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज इंटरनल, सेकंड वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल में आप बताएंगे एक्सटेंड टू विच अ मेजर इज कंसिस्टेंट विद इन इटसेल्फ, अपने लिए। इंटरनली बिल्कुल ठीक है। एक्सटर्नली की बात करें तो एक्सटर्नल टू विच अ मेजर वैरीज फ्रॉम वन यूज टू अनदर, वैरी कर रहा है वन यूज टू अनदर, जब आप कंपैरिजन करते हैं, बट दैट शुड बी कंसिस्टेंट, वो भी आपका रिजल्ट सही दे रहा है। इसका मेथड आप करें कैसे? स्प्लिट हाफ मेथड। स्प्लिट हाफ मेथड कैसे हो गया? मेजर द एक्सटेंट टू विच ऑल पार्ट्स ऑफ द टेस्ट कंट्रीब्यूट इक्वली टू व्हाट इज बीइंग मेजर्ड। मान लीजिए आपने किसी टॉपिक के 4 डिवीजन कर दिए, तो जो चारों डिवीजन है जो आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, दे आर गिवन द सेम रिजल्ट। तो जो स्प्लिट हाफ, कि आपने स्प्लिट हाफ मतलब कि डिवाइड कर दिया, चाहे आप हाफ कीजिए, चाहे आप किसी भी कंडीशन में कीजिए, और दैट विल गिव यू सेम रिजल्ट। क्लियर? उसके बाद आएगा टेस्ट रीटेस्ट। मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ अ टेस्ट ओवर द टाइम। आपने एक टेस्ट किया, उसका रिजल्ट क्या आया, आपने फिर वो टेस्ट किया, फिर रिजल्ट आया, फिर किया, फिर रिजल्ट देखा, अगर कंसिस्टेंसी ठीक आ रहा है दैट मीन्स यू कैन से दिस सोर्स इज रिलायबल। क्लियर? तो आपने टेस्ट रीटेस्ट, जो नाम है वही मीनिंग है कि टेस्ट किया फिर रीटेस्ट किया, टेस्ट किया देन यू विल डू अगेन रीटेस्ट। इंटररिलेटेड या इंटरडेटर, to the degree to which different daters give consistent estimate of the same behavior, जिसमें सभी लोग इंटर में कि सभी सेम रेटिंग दे रहे हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने 5 स्टार दिए, किसी कोई और गया उसने 5 स्टार दिए, कोई और पर्सन गया उसने 5 स्टार दिए, अनदर पर्सन केम आल्सो गिव द 5 स्टार, दैट मींस इंटर मींस कि जितने भी रेटर्स हैं वो दे आर गिवन द सेम रेट। तो सेम जब रेटिंग आप देंगे दैट मीन्स यू कैन से दिस सोर्स इज रिलायबल। और यू कैन से एवरेज में भी अगर कोई 4.5 5 के बीच में ही दे रहा है स्टार्स, दैट मीन्स वो भी रिलायबल सोर्स है, कि 1 पे कोई नहीं आ रहा, ठीक है, और बिल्कुल पुअर रेटिंग पे कोई नहीं आ रहा, तो भी आप रिलायबल सोर्स कहेंगे। तो सब्जेक्टिव में इट मे वैरी, बट ऑब्जेक्टिव में इट विल गिवन सेम रिजल्ट। तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को अगर हम कंपेयर करें, तो आपकी डेफिनेशन तो एक कंपैरिजन है कि इट कंसिडर एक्यूरेसी, इट कंसिडर consistency, 2 keywords you have to keep in your mind. Then related to accuracy, related to precision, ठीक है। वैल्यू की बात करें, इट गिव्स मोर वैल्यू, क्योंकि जिस पर्पस के लिए बनाई है, अगर मैं बात करूं कि आपने इंटेलिजेंस पे टेस्ट बनाया है और आप डेटा दे रहे हैं पर्सनैलिटी का, तो बिल्कुल खत्म है, टेस्ट ही खत्म है आपका। या आपने अकाउंट्स में, कंपनी अकाउंट्स पे रिसर्च करनी थी और आप डेटा दे रहे हैं बिल्कुल ही अलग एस्पेक्ट का, तो भी खत्म है। लेकिन दैट मीन्स वैल्यूटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। असेसमेंट इज डिफिकल्ट, क्योंकि इसको असेस करना डिफिकल्ट होता है कि एक्यूरेसी आप जज करेंगे, असेस करेंगे, तो असेसमेंट इज डिफिकल्ट। अब यहाँ बात करें तो वैल्यू इज कंपैरेटिवली लेस, इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में कम है। असेसमेंट की बात करें तो इट कैन असेस इजीली, इंटरनल एक्सटर्नल 2 सोर्सेज हैं और हम बहुत इजीली असेस कर सकते हैं, जैसे टेस्ट रीटेस्ट और इंटरडेटा के एस्पेक्ट से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा सेशन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का। और कुछ अगर फिर भी डाउट्स है तो 1 से 2 बार आप सेशन देखेंगे तो आपको बिल्कुल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस सेशन में। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।